हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने भी इरेडा के स्टॉक को 300 प्लस के लेवल पर देखा था और आज इसे 125 से 130 की रेंज में देखकर परेशान है? एक ऐसा पीएसयू स्टॉक जिसने लिस्टिंग के बाद लोगों का पैसा कई गुना कर दिया, वो आज अपने ऑल टाइम हाई से 55% से भी ज़्यादा क्यों टूट चुका है? क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है या फिर इसके पीछे जेनसोल इंजीनियरिंग का वो बड़ा स्कैम फ्रॉड है जिसने इरिडा के एनपीए की ऐसी तैसी कर दी? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इरिडा के स्टॉक को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि क्या ये स्टॉक वापस रिकवरी दिखाएगा या अभी और नीचे जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जेनसोल स्कैम के वो डिटेल में आपको बताऊंगा जो शायद ही किसी ने कवर किए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा कि ये पूरा वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट आप बात करते हैं इसमें गिरावट के बारे में कि क्यों ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 55% ज़्यादा गिर चुका है। तो दोस्तों, इसके गिरने के पीछे 5 बड़े मेजर रीजन है। फर्स्ट है वैल्यूएशन का बबल। जब इरेडा का स्टॉक 300 के आसपास था तब इसका पी रेशियो 50 के ऊपर निकल गया था। सोचे, एक बैंकिंग लेंडिंग कंपनी के लिए इतना हाई पी रेशियो बहुत डेंजरस होता है। इसके कंपटीटर जैसे पीएफसी और आरईसी तब भी 10 से 12 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहे थे। मार्केट को समझ आ गया कि स्टॉक की रफ्तार उसकी कमाई मतलब अर्निंग से बहुत आगे निकल गई है, इसलिए इसमें प्राइस करेक्शन होना लाजमी था। क्योंकि कोई स्टॉक जितना तेज दौड़ेगा तो उसमें आपको गिरावट भी वैसे ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, इसमें गिरावट का सेकंड पॉइंट है जेनसोल इंजीनियरिंग का फ्रॉड स्कैम। इसकी गिरावट में सबसे ज्यादा आग में घी डालने का काम किया है तो वो है जेनसोल इंजीनियरिंग। इरेडा ने जेनसोल इंजीनियरिंग और उनकी ईवी यूनिट को लगभग 700 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया था। मामला तब बिगड़ा जब पता चला कि जेनसोल के प्रमोटर ने इरेडा से जो लोन लिया था उसका उन्होंने ईवी बिजनेस में ना लगा के अपने पर्सनली यूज में काम लिया था। जो पैसा इरेडा ने जेनसोल को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए दिया था उसका एक बड़ा हिस्सा प्रमोटर ने पर्सनल यूज और लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया। जेनसोल ने लोन लेते वक्त इरेडा को फेक डॉक्यूमेंट दिखाए। जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की तो सामने आया कि प्रमोटर ने नो डिफॉल्ट के फर्जी लेटर दिखाए। उसके बाद इरेडा ने जेनसोल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है। आज की डेट में इरेडा ने जेनसोल के खिलाफ एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी का केस फाइल कर दिया है और ईडी ने जेनसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर की असेट फ्रीज कर दी है। उसके बाद आप खुद देख सकते हो कि जेनसोल की क्या हालत हो चुकी है। जो कंपनी एक साल पहले 500 प्लस की रेंज में चलती थी वो आज इस हालत में ट्रेड कर रही है। इरेडा ने इस लोन के लिए मतलब जेनसोल को जो लोन दिया था उसके लिए फुल प्रोविजनिंग करके रख दी है। मतलब इरेडा ने मान लिया कि ये पैसा शायद अब वापस नहीं आने वाला है। इससे कंपनी के प्रॉफिट पर शॉर्ट टर्म असर पड़ा है और यही वजह है कि बड़े इन्वेस्टर ने इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से ये इतना नीचे गिर चुका है। एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ा पेयर होता है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी वो पैसा जो किसी पार्टी को उधार दिया है वो अब वापस नहीं आने वाला। यही इस सेक्टर का सबसे बड़ा डर और खतरा होता है और जेनसोल ने इसके एनपीए की ऐसी तैसी करके रख दी है। नेक्स्ट, इसमें गिरावट का थर्ड पॉइंट है एपआईएच और डीआईएच की बिकवाली। अगर पिछले कुछ क्वार्टर का डेटा चेक करें तो एपआईएच और डीआईएच दोनों ने इस कंपनी में अपना स्टेक कम किया है। जब बड़े हाथी मतलब एपआईएच और डीआईएच दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो स्टॉक प्राइस तो नीचे गिरना ही गिरना है। नेक्स्ट, इसमें गिरावट का चौथा बड़ा रीजन है आरबीआई के सख्त रूल। आरबीआई ने हाल ही में एनबीएफसी कंपनी के लिए रूल सख्त कर दिए, खास करके अनसिक्योर्ड लोन और रिस्क वेटेज को लेकर। इससे इरेडा जैसी कंपनी के लिए कैपिटल मतलब फंड रेज करना थोड़ा महंगा हो गया है, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर दिख रहा है। क्योंकि एनबीएफसी कंपनी एक ही चीज से कमाई करती है, लोन से। जितना ज्यादा लोन देंगे उतनी कमाई। इसलिए जब आरबीआई लोन के रूल को सख्त करता है तो
कंपनी आसानी से हर किसी को लोन नहीं दे पाएगी, जिसका असर कंपनी के नेट प्रॉफिट पर पड़ेगा। नेक्स्ट, इसका पांचवा बड़ा रीजन है गिरावट का आईपीओ का लॉक इन पीरियड और सप्लाई प्रेशर। लिस्टिंग के बाद जो बड़े एंकर और पुराने बड़े शेयर होल्डर होते हैं, उनका लॉक इन पीरियड खत्म होने पर उन्होंने अपना स्टेक कम कर दिया, जिससे मार्केट में इरिडा के शेयर्स की सप्लाई बढ़ गई। जब सप्लाई ज्यादा और खरीदने वाले कम हो तो प्राइस को नीचे आना पड़ता है। ये थे इसमें गिरावट के 5 बड़े मेजर रीजन, जिसकी वजह से ये अपने शेयर होल्डर को ब्लड के आंसू रुला रहा है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि इसमें आगे क्या होगा। मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूं कि क्या इरिडा इस फ्रॉड के बाद खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इरिडा एक नवरत्न पीएसयू है। इसका बिजनेस मॉडल सॉलिड है। ये इंडिया की प्योर प्ले ग्रीन एनर्जी फाइनेंसर है। मतलब यह कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को लोन देने का काम करती है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव करना, और ये टारगेट इरिडा के बिना अधूरा है, क्योंकि इस टारगेट को अचीव करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को काफी ज्यादा एक्सपांशन करना पड़ेगा। उनको एक्सपांशन करने के लिए चाहिए कैपिटल, और उनको वो कैपिटल देगा इरिडा। मतलब आसान शब्दों में बोलूं तो ग्रीन एनर्जी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी सभी इस सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं, और उनको इस सेक्टर में अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए चाहिए कैपिटल, और उनको ये कैपिटल देगा इरिडा। मतलब इरिडा का बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है, क्योंकि बॉस गवर्नमेंट खुद इस सेक्टर को सब्सिडी और पीएलआई स्कीम देके प्रमोट कर रही है। कंपनी का लोन बुक लगातार ग्रो कर रहा है, और इन्होंने हाल ही में 2900 करोड़ का क्यूआईपी के जरिए फंड रेज करने का प्लान भी बनाया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। मार्च 2024 तक कंपनी के पास 5,872 करोड़ के रिजर्व थे, जो सितंबर 2025 को बढ़ के 10,111 करोड़ के हो चुके हैं। जबकि कंपनी के ऊपर टोटल कर्जे की बात करें तो इनके ऊपर सितंबर 2025 तक 70,000 करोड़ का कर्जा है लगभग। आपको कंपनी के इस कर्जे को देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी है, और इनको अपने कस्टमर को लोन देने के लिए चाहिए पैसा, और ये पैसा उठाते हैं मार्केट से। इसलिए आप एनबीएफसी या बैंकिंग सेक्टर की कोई सी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, आपको उन सभी के ऊपर भारी कर्जा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको चाहिए होता है पैसा अपने कस्टमर को लोन देने के लिए। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 71.73% तक की स्टेक है, जबकि एफआईएस के पास 2.07% और डीआईएस के पास 2.51% तक की होल्डिंग है। मतलब इस कंपनी का ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, वही 4.5% के आसपास की होल्डिंग इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस और डीआईएस के पास है। बाकी का बचा माल पब्लिक के पास है। पब्लिक इस कंपनी में 23.67% की होल्डिंग होल्ड करके बैठी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि इसमें रिकवरी कब होगी। तो दोस्तों, इसमें रिकवरी के लिए आपको बस ये प्रे करना होगा कि कोई दूसरा जेंसोल की तरह इनके साथ फ्रॉड ना करे, और कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दिखाए, एंड उसी के साथ साथ अपने एनपीए को भी कंट्रोल में रखे। अगर कंपनी एनपीए को कंट्रोल में रखकर अच्छे रिजल्ट दिखाती है तो फिर आप होप कर सकते हो कि स्टॉक वापस रिकवर हो जाए। देन अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, समरी यही है कि इरिडा एक अच्छी कंपनी है जो एक बुरे पेज से गुजर रही है। जेंसोल का फ्रॉड एक सबक है, लेकिन ये पूरी कंपनी को डुबोने के लिए काफी नहीं है। आपका क्या सोचना है? क्या आपने इरिडा को हाई लेवल पर बाय कर रखा है, या आप इसमें बाय करने की सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।